सब लोग? झकास। जो लोग चुप है वो लोग भी झकास। यस। अच्छे है कि नहीं है? कैसे? जय आरसीएम। वेरी गुड। नमस्कार। नमस्कार। ये आई थिंक तीसरी बार हो रहा है मेरे साथ। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आरसीएम करते हुए। मैं जब भी पापा के साथ, पापा कहीं पे भी जाते हैं, मैं पापा के साथ टैग अलॉन्ग हो जाती हूँ। पापा जहाँ पे वहाँ पे मैं। और ये तीसरी बार जब से मैं आई हूँ तब से 360 डिग्री ऑडियंस है मेरे साथ। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, मुकेश जी की पहली डॉटर। जैसा कि पापा ने आपको अभी बताया, सिखाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। आरसीएम की नॉलेज आप ज़्यादा रखते हैं मेरे से। आप सब लोग मेरी अपलाइन हैं। मैं कुछ नहीं सिखा सकती आरसीएम के बारे में आपको, पर एक चीज़ में तजुर्बा मेरे को बहुत अच्छे से है, बहुत ज़्यादा है, आपसे सबसे ज़्यादा है। वो है शुरुआत से मैंने आरसीएम को पढ़ते हुए देखा है। शुरुआत से पापा ने बताया ना, आरसीएम 23 ईयर्स का है। आरसीएम 23 साल का है, मैं 24 साल की, मैं 24 ईयर्स की हूँ। और पापा ने 23 साल पहले ही आरसीएम ज्वाइन किया था। शुरुआत से पापा को इस बिज़नेस में काम करते हुए देखा है। शुरुआत से हम लोगों के घर पे आरसीएम ही चलता है। शुरुआत से, जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से। पर आप मानेंगे नहीं, जब मैं एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, मुझे आरसीएम के नाम से नफरत थी। पूरे दिन भर जय आरसीएम चिल्लाते रहते थे लोग। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना, छोटी लड़की से थोड़ी सी और बड़ी हो रही थी, ये नफरत और बढ़ती जा रही थी मेरे लिए। एक बार क्या हुआ, मैं तीसरी चौथी क्लास में हुआ करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को शिमला के ट्योर पे भेजा, और शिमला के ट्योर पे जब भेजा स्कूल में, तब मेरे मम्मी पापा ने 200-300 रुपये दिए होंगे मेरे को उस समय। और 200-300 रुपये दे के मेरे को बोला कि हाँ, हम लोग शिमला पहुंच गए। और मेरी टीचर ने मेरे को बोला कि ये जो 200-300 रुपये तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दिए हैं ना, ऐसा करो, इससे तुम लोग तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ ले लो। सब लोग करते हैं ना ऐसे, कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आप अपने घर वालों के लिए, मिलने वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मेरी मैम ने मेरे को यही सिखाया था। मेरी टीचर ने उस समय मेरे को बोला कि ऐसा कर देना। तो मुझे अच्छे से याद है, उस समय मैं मेरी मम्मी के लिए शिमला से एक शॉल लेके आई थी। जब मैं भिलवाड़ा वापस से आई, मैंने मेरी मम्मी को वो शॉल दी। मेरी मम्मी ने बहुत खुश मेरे को पुच्ची दी, मेरे को बोला आई लव यू बेटा, कितनी अच्छी शॉल है, कितनी थॉटफुल बच्ची है। मज़े आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी को गिफ्ट अच्छा लगा। मैं मेरे पापा के लिए उस ट्रिप से एक पेन लेके आई थी, और मेरे को उस पेन की शक्ल सूरत अभी तक याद है। एक वुडन पेन था जिसके ऊपर कार्विंग थी। कार्विंग में क्या लिखा था इतना मुझे याद नहीं है, बट हाँ, एक वुडन पेन था जिसके ऊपर कार्विंग थी। और मैंने पापा को वो पेन लाके दिया वापस से, जब मैं भिलवाड़ा आई थी। आप मानेंगे नहीं नेक्स्ट क्या किया मेरे पापा ने वो पेन फेंक दिया, बोला ये आरसीएम का नहीं है, मैं यूज़ नहीं करूँगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। एक छोटी बच्ची का दिमाग कितना खराब हुआ होगा। मैंने डिसाइड कर लिया था, आज से मुकेश कोठारी के लिए कुछ काम करना ही नहीं। इस इंसान के लिए कुछ काम नहीं करूँगी मैं। मेरे को रिजेक्ट कर दिया पूरा। मैं तो इतना मन से लेके आई, इतने प्यार से लेके आई, और मेरा गिफ्ट ही रिजेक्ट कर दिया। और क्या लेके आई थी? पेन ही तो लेके आई थी। उस समय क्या आरसीएम में पेन आने चालू हो गए थे। रिजेक्शन, इंस्टेंट रिजेक्शन। ये तो एक ही किस्सा है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे मैं आरसीएम से इरिटेट होने लगी थी। जैसे एक और किस्सा शेयर करती हूँ। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब पापा की भी ग्रोथ हो रही थी आरसीएम में। मैं और मेरी छोटी बहन जस्ट जो मेरे से 2 साल छोटी है, हम दोनों थे उस समय। और उस समय पापा की भी क्योंकि ग्रोथ चल रही थी, तो दिन भर आरसीएम के लोग हमारे घर पे आके बैठ जाते थे।
मुझे गुस्सा आता था कि आरसीएम के लोगों के पीछे मेरी परेड क्यों है, क्यों मेरे को पानी पिलाना है, क्यों मेरे को नाश्ता खिलाना है, मैं क्यों करूं? आरसीएम के लोगों के पीछे मेरी परेड चलती रहती है, मेरी बहन की भी परेड चलती रहती है, हम लोग परेशान होते रहते हैं, लोग बात सिर्फ जय आरसीएम जय आरसीएम। एक बार आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, पापा का कोई और पापा की पूरी टीम है ना 5 बजे ही सुबह घर पे आ गई। कॉल टाइम क्या था? 8 बजे आना था सबको, 8 बजे, पर इतने जोशीले लोग थे कि 5:30 बजे ही हमारे घर पे आ गए। इतने ऐसा दिमाग खराब होता था आरसीएम के पीछे। तो डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में कुछ भी करना पड़े आरसीएम नहीं करूँगी, आरसीएम कभी नहीं करूँगी, क्योंकि आरसीएम के नाम से हेट थी मुझे। समझ में नहीं आता ना, छोटे बच्चे के लिए तो क्या रीज़न चाहिए, छोटे बच्चे को ये रीज़न काफ़ी है कि यार ये जो मेरे पापा करते हैं इससे मेरा दिमाग खराब होता है, अपने को नहीं करते। बहुत छोटी ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं करना। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने डिसीजन बना लिया कि नई जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। इसके खूब सारे रीजंस हैं मेरे पास। आरसीएम नहीं करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, आरसीएम करने के भी, मेरे आरसीएम करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। पर जब भी मैं पापा के साथ कभी जाती हूँ, किसी सेमिनार में आती हूँ, स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है, तो मैं सिर्फ अपने 3 रीजंस के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो 3 रीजंस ऐसे रीजंस हैं जो सिर्फ सिंपल से रीजंस हैं, उसमें सिर्फ मेरा ही इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। ये 3 रीजंस सबके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, सबके साथ। सुनना चाहेंगे वो 3 रीजन? यस। बात शुरू होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरसीएम से नफरत थी। तो जैसा कि हर एक बच्चा अपनी क्या करता है, एक ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करता है कि अगर मम्मी पापा का बिजनेस फॉलो नहीं करना तो आप चाहते हो कि आप जिसमें अच्छे हो उसकी पढ़ाई करो, उसकी हाई ग्रेजुएशन करो और आप उसमें नौकरी ले लो। मैंने वही सोचा था और मैंने वही अपना रास्ता अपनाया। मुझे पता था कि मुझे आरसीएम नहीं करना है और मुझे हमेशा से पता था कि 12th के बाद मुझे फ़ैशन में बहुत इंटरेस्ट है, फ़ैशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ज़िंदगी में अगर आगे कुछ करूँगी तो फ़ैशन में करूँगी, वो भी डिज़ाइनिंग नहीं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं, फ़ैशन मार्केटिंग, कपड़ों की मार्केटिंग करने का बहुत शौक़ था। जैसे आप लोगों को एक चीज़ समझाती हूँ, फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो होती है ना, वो सिर्फ फ़ैशन इंडस्ट्री का 20% है। कितना परसेंट है? 20%। बाकी का 80% सिर्फ मार्केटिंग होती है। आप जिस तरह का सलवार सूट अभी पहन रहे हो, एक रीज़न है, एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड कौन सेट करता है? फ़ैशन मार्केटिंग का जो बंदा होता है। मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट था। 12th ख़त्म करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि ISDI पार्सन्स न्यू स्कूल, आप सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डिज़ाइनिंग एंड कम्युनिकेशन कॉलेज है पार्सन्स न्यू स्कूल। मैंने उसमें एडमिशन लिया, मैंने फ़ैशन कम्युनिकेशन की अपनी डिग्री कंप्लीट की वहाँ से। उसी बीच में, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी उस समय भी, छोटा बच्चा होता है ना कंफ्यूज, जब कॉलेज में होते हो तब भी आप कंफ्यूज होते हो कि ज़िंदगी में आगे करना क्या है, तो मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की। इंटर्नशिप्स में मैंने फ़ोटोग्राफर की इंटर्नशिप की, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंटर्नशिप की, मैंने स्टाइलिस्ट की इंटर्नशिप की, मैंने सब कुछ किया। ले दे के गाड़ी अटकी मेरी PR पे, पब्लिक रिलेशंस पे, और मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी। उस समय मेरी 3 कंपनीज़ की ऑफ़र आई थी मेरे को। उस समय मेरे को 3 कंपनीज़ का ऑफ़र आए थे, कोरोना की बात बता रही हूँ मैं आपको। 3 कंपनीज़ से ऑफ़र आया था, जिसमें से एक कंपनी मेरे को बहुत स्टैंड आउट की। क्यों? क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्म सेलिब्रिटीज़ की पब्लिसिटी करते थे। मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने फ़ैशन कम्युनिकेशन पढ़ा, मैंने फ़ैशन का PR के लिए डिग्री की थी। बट क्योंकि एंटरटेनमेंट में भी फ़ैशन बहुत क्लोजली लोग बाग फॉलो करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए सही बात है, मुझे एंटरटेनमेंट में काम कर लेना चाहिए। और एक्चुअली किसको अच्छा नहीं लगता किसी सेलिब्रिटी से बात करना, उनके घर पे बैठ के खाना खाना, उनके साथ बात करना, उनकी गाड़ी में बैठना, किसको अच्छा नहीं लगता। मैंने वो दूर से बहुत बड़ा ग्लिटर दिखा था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्लिटरी था वो उस समय, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़े थे इन लोगों के नाम। मुझे नहीं पता था कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी। अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, एक से बढ़ के एक
सेलिब्रिटीज़ को ये हैंडल करते थे, एक से बढ़ के एक फिल्म को ये हैंडल करते थे। पद्मावत आप सब लोगों ने देखी होगी, एक विलन आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। ये सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स, जर्सी के बारे में सुना है किसी ने? जर्सी शाहिद कपूर की जो मूवी आई थी, यस यस, ये सारी मूवीज़ के ऊपर मैंने काम किया है। अभी भी आप वो अगर मूवीज़ देखेंगे तो एंड में मेरा क्रेडिट आएगा, पब्लिसिस्ट अंजलि कोठारी और बहुत सारे नाम हैं। हाँ, तो मैंने क्या वो बहुत ग्लिटरी पार्ट देख लिया। दूर से मेरे को बहुत अच्छा लगा, दूर से मेरे को ऐसा लगा कि यही करना है, अब तो यही करूँगी ज़िंदगी में, आगे इसी में ही बढ़ेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ आगे बढ़ के करेंगे। शुरुआत के 6 महीने मैंने अपनी जॉब में बहुत मज़े लिए, मुझे मज़ा आ गया था। सेलिब्रिटीज़ के नंबर सारे फ़ोन में, उनसे दिन रात बात करते रहो, वो जॉब का पार्ट है, दिन रात बात करते रहो, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। फिल्म्स, आप जो फिल्म अभी देख रहे हो ना, मैं 6 महीने पहले ही देख लेती थी। किसके साथ? सेलिब्रिटी डायरेक्टर के साथ बैठ के, क्योंकि हमको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती थी, प्लान बनाना पड़ता था कि कैसे इसको मार्केट करें। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी मेरी, बहुत सारी पार्टीज़ में भी जाती थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ पार्टीज़ में जाते हैं ना, पता है ना आप लोगों को रात में, तो वहाँ पे क्या मीडिया रहती है, मीडिया फोटो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वीरल भैयानी वगैरह देखते हो आप लोग फेसबुक पे, देखते हो ना कि सेलिब्रिटी ड्रेस पहन के बाहर निकल रहा है वगैरह। वो सारे फोटोग्राफर्स होते ही वहाँ पे इसलिए है, उस पार्टी में इसलिए है क्योंकि वो पब्लिसिस्ट बुलाता है। तो जहाँ पे मीडिया वहाँ पे मैं, भले कितनी भी लेट पार्टी हो वहाँ पे मेरे को जाना ही जाना है, क्योंकि मीडिया हर समय प्रेजेंट रहती है। कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि बहुत मज़े लिए 6 महीने। मैं कमा भी बहुत अच्छा रही थी, मुझे लगा था कि अब पापा मम्मी से छुटकारा मिल गया। अब तो पापा मम्मी क्या ही बोलेंगे, कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते। मेरा पैसा मैं कमा रही हूँ, मैं उड़ा रही हूँ, मेरे ऊपर है, मेरी खुद की नौकरी है। बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं अपने काम में बहुत अच्छी होती गई, मैं बहुत अच्छी हो गई थी मेरे काम में। क्या इतना आपको लोगों को लग रहा है शायद मेरा काम बहुत डिफ़िकल्ट था नहीं, सिंपल सा काम है। जब तक आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी आती है लोगों से, तब तक आप ऊपर जाते रहते हो इस काम में। मैं धीरे धीरे अपने काम में इतनी अच्छी हो गई थी, मेरी सैलरी और बढ़ गई थी, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। आप में से कई लोग मानेंगे नहीं जो मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा। मैं सुबह 8 बजे के आसपास घर से बाहर निकलती। कितनी बजे? 8 बजे के आसपास। मैं रोज़ रात में 3 बजे आती थी घर पे। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी मेरी जॉब में। मेरे मम्मी पापा को अगर मैं हफ्ते में 1 बार कॉल कर लूँ ना, वही बड़ी बात हो जाती थी। पापा आप बताओ, कॉल नहीं करते थे अपन लोग ज़्यादा, अपने आप बात ही नहीं चलती थी, हम दोनों की बात नहीं चलती थी इतनी। मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं होती थी, मेरी बहनों से मेरी बात नहीं होती थी। मुझे तो मेरे लिए टाइम नहीं था, मैं दूसरों को कैसे टाइम दूँ? मेरे पास मेरे खुद के लिए टाइम नहीं था। सुबह उठती थी, मन अच्छा नहीं रहता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये सारी नौकरी, मैं क्यों कर रही हूँ। फिर भी जैसे तैसे करके उठती थी, अपना काम करती थी। मुझे लगा था ये एक फेज़ है लाइफ का, शायद स्टार्टिंग में जॉब में सबको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। बट मेरे लिए ये स्ट्रगलिंग पीरियड इसलिए इतना बुरा था, या इसलिए मेरे को इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी मेरी जॉब से, क्योंकि मैंने मेरे घर पे ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। मैंने जब से मेरे पापा को काम करते हुए देखा है ना, बहुत लगन पैशन के साथ काम करते हुए देखा है, परेशान होकर काम करते हुए नहीं देखा। क्या बात है। और क्योंकि मैंने वो देख लिया था कि ऐसे भी नौकरी हो सकती है, ऐसे भी पैसे आ सकते हैं घर पे, मुझे हजम नहीं हो रहा था कि मेरी नौकरी मेरे को इतना परेशान क्यों कर रही है। क्योंकि मैं तो मेरे पापा से भी कम कमा रही, पर टाइम मेरे पापा से भी बहुत बहुत कम है, टाइम ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं मैं पापा की जितनी सैलरी कमा रही हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग थी मेरी लाइफ की भी। जब मैंने वो चीज़ कंपेयर की ना कि मैं अपनी जॉब में इतनी परेशान हूँ, मेरे पापा तो इतने खुश हैं,
तो मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ तो गलत है मेरी जॉब के साथ, और कुछ ना कुछ तो पापा जो करते हैं उसके साथ सही है। यस। कुछ ना कुछ जो भी पापा करते हैं आरसीएम में, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, यही सोच रही थी बस। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आरसीएम कभी मैं करूँगी। बस लग रहा था हाँ जो पापा ठीक है, चलो पापा ही खुश है, अच्छी बात है, पापा को मिल गया जो मिल गया, खुश तो है ना, चलो अच्छी बात है। मेरी भी खुशी कभी ना कभी एक ना एक दिन आ जाएगी, शायद पहला साल है इसलिए। ये था मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन कि शायद पापा जो भी काम करते हैं वो ठीक ही करते हैं और मस्ती के साथ करते हैं। मेरे को भी वो मस्ती चाहिए मेरी जॉब में। बट फिर मेरी नौकरी को 1 साल हो गए थे, ये 1 साल हो गए थे मेरी नौकरी को। विदिन अ ईयर मेरी नौकरी को 1 साल हुआ ही था। मेरी लाइफ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने मेरी जॉब, जो 2 दिन की जॉब हुआ करती थी ना, वो 5 मिनट की जॉब बन गई थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस पॉइंट के बारे में समझ में आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, हालांकि थोड़ा सा तो पापा ने यहाँ पे स्टेज पे आके बोल दिया, मेरे पॉइंट्स पहले बोल दिए पापा ने थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ AI के बारे में। किसके बारे में? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोगों ने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? वाह, काफ़ी नई जनरेशन है, मेरे को काफ़ी नई जनरेशन के चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। मेरी लाइफ में AI आया। AI हमारी सबकी लाइफ में अभी भी है और पहले भी था, को बस दिख नहीं रहा था। बट धीरे धीरे मेरे काम को कैसे टेक ओवर करने लगा, वो मैं जब जॉब कर रही थी तब मुझे पता चला। क्योंकि मेरी नौकरी पब्लिसिस्ट ही नौकरी थी। मैं क्या थी? पब्लिसिस्ट, पब्लिसिटी का काम करती थी। तो कई बार जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो वो मैं खुद लिखती थी। जो भी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, वो पे करके हम लोग जर्नलिस्ट को बोलते थे कि ये तू छापेगा। तो वो जो छपा हुआ जो आर्टिकल होता था वो कभी कभार पब्लिसिस्ट खुद बनाता, खुद लिखता है, ताकि मैं जो चाहूँ वही आप पढ़ें। मैं यूजुअली जब भी किसी फिल्म कैंपेन के ऊपर काम करती थी, लेट्स सपोज जर्सी मूवी आ रही है और जर्सी मूवी के ऊपर मेरे को एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिख के पब्लिश करवाना है एक न्यूज़पेपर में। उस आर्टिकल को लिखने में मेरे को मिनिमम 2 दिन तो लगते ही थे, क्योंकि मूवी देखनी है, शाहिद कपूर का इंटरव्यू लिखना है, मृणाल ठाकुर का इंटरव्यू लिखना है, फिर इंटरव्यू से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, फिर पॉइंट्स को पैराफ्रेज करना है, लिखना है, कंप्यूटर खोल के लिखना है, फिर वो जो भी आर्टिकल मैं लिखूंगी वो मेरा बॉस पढ़ेगा, वो अप्रूव करेगा, फिर बॉस अप्रूव जब कर देगा तब टाइम्स ऑफ इंडिया को जब मैं दूंगी तो टाइम्स ऑफ इंडिया अपने एडिशन करेंगे और फिर वो पब्लिश करेंगे। इस चीज़ को मिनिमम 2 दिन तो लगते ही थे, मैक्सिमम 10, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, जहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट था। 10 दिन तो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता था जब भी आर्टिकल की बात होती। बट फिर मेरी लाइफ में चैट जीपीटी आया। क्या आया? चैट जीपीटी। कितने लोगों ने सुना है चैट जीपीटी के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग सा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, चैट जीपीटी के बारे में, जिन लोगों ने सुना नहीं है। आप लोगों को सबको गूगल के बारे में पता है। गूगल पे आप जाके चाहते हो, सर्च करते हो कि भाई 2+2 क्या होता है, वो आपको 2+2 क्या होता है वो बता देता है। बट कैसे बताता है? लिंक्स देता है, बहुत अलग अलग तरह की लिंक्स देता है, राइट? बट चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं। चैट जीपीटी को अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो सीधा आंसर मिलता है, लिंक्स नहीं मिलते। अब क्या हुआ, चैट जीपीटी को मैं जाके सिर्फ बोलती थी, मैं सिर्फ टाइप करती थी कंप्यूटर में जाके कि देख भाई ऐसी मूवी है, शाहिद कपूर इसमें स्टार का नाम, मृणाल ठाकुर है, ये गाने हैं, इस बारे में है, ये इन्फॉर्मेशन है, अब तो इसके ऊपर आर्टिकल लिख दे। वो उतने ही वर्ड्स में आर्टिकल लिख के देता था मुझे। मेरे जो 2 दिन के काम थे ना, वो 5 मिनट का काम हो गया था, 5 मिनट का काम। और इतना अच्छा आर्टिकल लिख के देता था कि बॉस एक ही बार में अप्रूव कर देता था, एक ही बार में, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, इतना अच्छा काम करके देता था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि विदिन 1 ईयर ऑफ माई जॉब, मेरे को तो सिर्फ 1 साल हुआ ही था जॉब करते करते, विदिन 1 ईयर मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया जो था AI। मेरी नौकरी का वो छोटा सा हिस्सा था कंटेंट राइटिंग, वो एक कंप्यूटर करने लगा था। क्या कह रही हूँ?
वो एक कंप्यूटर करने लगा था, मेरी नौकरी का बहुत छोटा सा पार्ट। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाय भगवान, ये तो सिर्फ छोटी सी पार्ट है, आगे फ्यूचर में कंप्यूटर क्या क्या करने लग जाएगा मुझे पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। आप लोग जब छोटे थे तब आप लोग सोचते थे कि जब हम लोग बड़े होंगे तब कंप्यूटर ये सारे काम करने लग जाएंगे वगैरह, बट अब ये रियलिटी बन गई है। ये बात फ्यूचर में नहीं रही है, अब ये रियलिटी बन गई है। कंप्यूटर्स आज सारी वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप सिर्फ सोचते हो, और अगर फिर भी अभी कुछ काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी नौकरी आने वाले 10 साल में मेरी भी नहीं रहेगी, ऐसे मेरे हाथ से चली जाएगी। बट क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरी आदत थी मेरी जॉब बार बार पापा से कंपेयर करने की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता। मैं सच्ची बता रही हूँ, लिख के ले लो। क्यों? रीज़न पता है किसी को? क्यों किसी को पता है रीज़न? जानना है? थोड़ा और उत्साह दिखाओ यार, क्या है? डायरेक्ट सर्विस सेलिंग कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता, माने कि कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन कनेक्शंस का बिजनेस है। हमें शुरुआत से, जब से हम छोटे थे, जब हमको कंप्यूटर क्लास में भेजते थे स्कूल में, तब हमें सिखाते थे कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। क्या? 0 और 1। जब कोई चीज़ कंप्यूटर कर ही नहीं सकता तो वो नौकरी आपके हाथ से कैसे जा सकती है? कभी आपके हाथ से डायरेक्ट सेलिंग हाथ से जा ही नहीं सकती, क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन इमोशन समझ में आते ही नहीं है। उसको पता ही नहीं इमोशंस कैसे बनते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। वो तो बस जानता है यस और नो, आप जो पूछोगे वो बता देगा, पर कभी इमोशंस नहीं समझ पाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो कभी ना कभी एक कंप्यूटर कर पाए, कुछ चीज़ों में हेल्प कर पाएगा, पर बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पे आप मेरी बात समझो, मैं आपकी बात समझूँ, मैं उसके हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट दूँ, आप दूसरी लोगों से जाके बात करो, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इमोशन समझ में नहीं आते, उसको कनेक्शन समझ में नहीं आते, कुछ नहीं हो सकता। जब मुझे ये बात समझ में आई ना, आप माने या नहीं माने, ये मेरा सबसे बड़ा पार्ट था आरसीएम करने का, डायरेक्ट सेलिंग इवन। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी एज से बहुत ज़्यादा बड़े, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, मैं क्यों इतना इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग अगर अभी नहीं समझ रहे तो प्लीज़ इसके ऊपर जाके रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा रीज़न था। और जितने भी यंग जनरेशन है, मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ इस पॉइंट के